नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेडेनो एचपी के अंदर। देखिए दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मॉक टेस्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। और ये दोस्तों AWTPO के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं CISF SCM का अल्टरनेट और दिल्ली पुलिस HCM का अल्टरनेट मॉक टेस्ट करवाता रहता हूं। उससे पता चल जाता है कि आपकी कितनी तैयारी है, और काफ़ी अच्छा ये एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट करवा रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे ही मेरे को समय मिलता है आपके लिए, उस समय निकाल कर मैं ये वीडियो बना लेता हूं। ठीक है, ताकि आपकी एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी हेल्प हो सके इसके अंदर। ठीक है, ये दोस्तों आपका फुल्ली एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड है। तो हम दिल्ली पुलिस HCM की बात करते हैं। इसके अंदर हम 4 सेक्शन कवर अप करेंगे। हम जीके और इंग्लिश, उसके बाद फिर मैथ और फिर रीजनिंग, ये 4 सेक्शन जैसा कि आपके एग्ज़ाम के अंदर, और प्लस जो आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं उसी एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका रिस्पॉन्स काफ़ी कम आ रहा है, तो आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो चलिए उससे पहले बता देता हूँ, अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल को सिलेक्ट कर ले, ताकि ऐसे ही मॉक टेस्ट और जो इन्फॉर्मेशन टाइप में वीडियो हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कंटेंट है आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो के बीच में मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पुटअप करूँगा इसी से रिलेटेड, जो आपको कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा कि आप अपनी स्टडी के प्रति सीरियस हैं या नहीं हैं। ठीक है, और दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर हम मॉक टेस्ट की जो पेड सीरीज़ है वो भी लाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, टाइपिस्ट को हमें पे करना पड़ता है, तो हमें कुछ आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो इस पे एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, वो बस वही हमें मिलना चाहिए, ताकि हमारे पास से कुछ न लगे। हम आपकी सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा चैनल है CAPF HCM, वो सारे जो मॉक टेस्ट हैं आपके जनरेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस HCM के लिए, AWTPO के लिए और CISF SCM के लिए काफ़ी एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट जनरेट किए जा रहे हैं। और दोस्तों जो हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड के, जो फॉरेस्टर के जो पेपर हुए हैं, उसके अंदर भी हमारे जो मॉक टेस्ट हैं उनसे क्वेश्चन आए हैं, जो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। जैसे 25 में से हमारे जो मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आए हैं, वो लगभग 50 to 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बिना ये बातें बतानी आपको ज़रूरी थी, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा चैनल किस प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर पूछा है, थोड़ा, जो एक थोड़ा है, एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और हमें कमेंट के अंदर इसका आंसर बताइए। यानी जो थोड़ा एक खेल नृत्य है वो निम्नलिखित किस राज्य का है। देखिए दोस्तों, ये बाईलैंग्वेज आपको मिलने वाला है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो हिंदी वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं मैथ और रीजनिंग को सोल्व करके बताऊंगा आपको, और जो जीके और इंग्लिश और प्लस जो आपका कंप्यूटर है उसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं तैयारी का। और इसके अंदर अगर आपने दोस्तों 85 प्लस स्कोर कर दिया तो वो आपका बेस्ट स्कोर होगा। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि थोड़ा एक खेल नृत्य है निम्नलिखित किस राज्य का है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसका हमें कमेंट में आंसर बताएं, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, मैं फटाफट से आपको करवा दूंगा, लेकिन आप जैसे ही मैं आंसर बताने से पहले इस वीडियो को मतलब उसको पॉज करके उसका आंसर ज़रूर करें। तो इसका दोस्तों आपका जो थोड़ा खेल नृत्य है वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बोल रहा है, माल और सेवा कर, यानी जो GST का माल और सेवा कर है को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, फ्रांस पहला देश है, उन्होंने ये GST लागू किया था। ठीक है, कब किया था ये हमें कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट इसकी वो बता देता हूँ, 54 यानी 1954 के आसपास फ्रांस ने ये लागू किया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं फटाफट से करवा देता हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर देने की कोशिश जरूर करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, ये आप इंग्लिश के अंदर भी इधर देख सकते हैं और इधर है आपके हिंदी के अंदर क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है दोस्तों, किस भारतीय तीरंदाजी ने 21वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठोस अवस्था में कौन सी गैस सूखी बर्फ के रूप में? देखिए दोस्तों, जो साइंस और आपके कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश के अंदर ही अंडरस्टैंडेबल होते हैं, यानी उनको समझा जा सकता है अच्छे से। ठीक है, इसके अंदर बोल रहा है कि विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई गैस, यानी ड्राई गैस भी जानी जाती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, और दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी CO2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ, किस देश ने रग्बी, यानी क्या पूछा, किस देश ने रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब जीता है? रग्बी 2019 का खिताब जीता विश्व कप। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो जो आपका ऑप्शन बी देख रहे हैं वो आप का राइट हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण आपका अफ्रीका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, ग्लोबल ब्राइबरी जो आपका ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक कौन सा है, ये पूछा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपका ए ऑप्शन देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा 78वां। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेवंथ, ये बोल रहा है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया है, लेकिन इसके अंदर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हमला किया, तो 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और लूट लिया? ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ का, गजनी का महमूद, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, और थर्ड ऑप्शन आपका नादिर शाह, और डी ऑप्शन आपका चंगेज़ खान। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गजनी का महमूद। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका एट्थ, खालिस्तान फेसबुक के संस्थापक, दोस्तों ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो इसको आप अंडरस्टेबल कर लिया करो, इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हो आप। फेसबुक के संस्थापक कौन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि आप FB भी चलाते होगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है? ठीक है, इनके कहने का मतलब है जो डक्टाइल मेटल है वो पूछा है, नमनीय धातु है। तो जो नाइन्थ का आपका ऑप्शन बी देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, सोना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, जिस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी वो कौन है? ठीक है, यानी 2019 की बात कर रहा है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है क्वेश्चन नंबर 10 के। तो इसके अंदर आप ऑप्शन देख रहे हैं और जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यही है। देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजियस आपके ऑप्शंस हैं, सभी के लगभग के आगे अभिजीत लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्त इसका जो सी ऑप्शन देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, इसको याद रखिए, अभिजीत बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11th, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इजी भी, बेसिक है ये। ठीक है, तो दोस्तों जो क्लोरीन है वो ओजोन को नष्ट करता है, बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर? तो दोस्तों वो है आपका 44, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? यानी भारत के ऊपर जो शासन करने वाला पहला जो मुस्लिम वंश था वो कौन था, ये पूछा है। 13 का जो आप डी देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, गुलाम वंश। ठीक है, ये याद रखिए, मैं इनके डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन नंबर 14 है, इस साल कौन सा संविधान दिवस बनाया गया है? दोस्तों ये बात कर रहा है 2019 की। ठीक है, कभी आप 2020 की सोचें, 2019 की बात कर रहा है। ठीक है, ये पेपर हमने जो मॉक टेस्ट तब जनरेट किए थे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस साल यानी 2019 के साल संविधान दिवस यानी कौन सा बनाया गया है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का दोस्तों जो आपका सी आंसर है वो राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन 70वां बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
किसे बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, बुकर पुरस्कार 2019 ये नहीं है कि दोस्तों ये 2019 की क्वेश्चन है, ये भी आ सकते हैं क्योंकि जो करंट अफेयर्स है आपकी एटलीस्ट 1 ईयर तक आती है। ठीक है, मैं तो आपको एडवाइज करूँगा आपके एग्ज़ाम के अंदर जून जुलाई 2019 से और आपका अब तक की ये करंट अफेयर्स को याद कर लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर किसे बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों आप जो सी ऑप्शन देख रहे हैं, मार्गरेट एडवुड और बर्नार्डिन एवारिस्तो, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत और बांग्लादेश के बीच किस मैदान पर देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था? ये पहले भी मैंने टेस्ट के अंदर बताया है कि उसमें ये पूछा था कि भारत और बांग्लादेश के जो पहला टेस्ट मैच खेला गया है डे नाइट वाला, भारत और किस देश के बीच खेला गया, तो उसके अंदर बांग्लादेश ऑप्शन था। और इसके अंदर अब पूछा गया है कि जो मैदान है यानी किस मैदान पर खेला गया ये पूछा है। तो 16 का जो आप डी देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, ईडन गार्डन। और हमें कमेंट के अंदर बताएं ईडन गार्डन कहाँ पड़ता है। ठीक है, वेयर इज़ ईडन गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका। भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान चुनाव आयोग को, ये लाइन पढ़ने लिए है आपके लिए, चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है। ठीक है, यानी जो चुनाव आयोग को शक्ति देता है, ठीक है, ये जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव पर निगरानी करने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव पर। ठीक है, तो आपके जो सामने ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों ये अनुच्छेद आपका 324, ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। खालिस्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो ये तो काफ़ी फेमस और इजी क्वेश्चन है। पेपर के अंदर दोस्तों ये नहीं कि सारे ही इजी क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर हार्ड भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, मॉडरेट इजी सब होते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है कि जो रजिया बेगम है वो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विश्व पोलियो दिवस कब बनाया जाता है? तो दोस्तों ये बनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? यानी ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पे सबसे लंबी तटरेखा है, ये पूछा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों वो पड़ती है गुजरात की। ठीक है, और हमें कमेंट के अंदर बताइए कितने किलोमीटर की है। कहीं से भी सर्च कीजिए, किसी भी बुक्स के, ठीक है, विकीपीडिया चेक कीजिए, नेट चेक कीजिए, हमें नहीं पता, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना है ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, इस अपनी स्टडी के प्रति सीरियस हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके जीके के 20 क्वेश्चन। और मैं पहले भी जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पहला टेस्ट है वो भी करवा चुका हूँ, और CISF SCM की भी मैं दो तीन टेस्ट करवा चुका हूँ। ठीक है, जो काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते हैं आपकी। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो बोल रहा है कि सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, क्योर्स, जो क्योर्स है उसका सिनोनिम्स आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, क्योर्स का मतलब होता है दोस्तों किसी पर दबाव डालना। ठीक है, दबाव डालना। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। कैजुअल का मतलब होता है दोस्तों फ्लटरिंग करना, कैजुअल प्रेशराइज। और आगे आपका ऑप्शन है एनचेंट, और डी ऑप्शन आपका ल्यू। ठीक है, तो दोस्तों जो 21 का आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रेशराइज करना, दबाव डालना। ऑप्शन जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा, प्रेशराइज करना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इसके अंदर इडियम पूछा है। ठीक है, एट डैगर्स ड्रान, एट डैगर्स ड्रान। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, बिटरली हॉस्टाइल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल खालिस्तान। ठीक है, टुक पार्ट इन द नोटिंग हिल कार्निवल। ठीक है, कार्निवल। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स, सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24।
इसके अंदर स्केयर का जो एंटोनियम है वो पूछा है, स्केयर। ठीक है, तो स्केयर मैंने क्या होता है, यानी किसी चीज़ से डरना। ठीक है, स्केयर मैंने किसी चीज़ से डरना, तो आपका जो 24 का ऑप्शन है वो हो जाएगा प्लेंटीफुल। ठीक है, स्केयर किसी चीज़ से डरना या किसी चीज़ की कमी होना, और प्लेंटीफुल मैंने पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ट। इसके अंदर रॉन्ग स्पेल्ट हमें सेलेक्ट करनी है, और जो रॉन्ग स्पेल्ट है दोस्तों इसके अंदर जो डी ऑप्शन देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, एक्सप्लॉइट। ठीक है, ये रॉन्ग स्पेल्ट है, इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो हमें आप कमेंट के अंदर बताएं ताकि आपको पता चले, और आप अगर आप कमेंट करते हैं तो लगभग सभी स्टूडेंटों को पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 26। ए पर्सन, इसके अंदर बोल रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच हैज़ सेम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, यानी सेम वर्ड इसके अंदर हमें सिलेक्ट करना है। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मच बिलो द यूजुअल हाइट 26 का। तो 26 का जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं दोस्तों वो राइट हो जाएगा, डवार्फ। ठीक है, डवार्फ, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको क्वेश्चन को पढ़िए, और फिर हमें कमेंट के अंदर आपका जो राइट आंसर है वो दीजिए। तो जो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, अब जो इसके अंदर आप सी ऑप्शन देख रहे हैं, रेपुटेशन, वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर एंटोनियम बता रहा है 228 के अंदर, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का आपको पता है क्या होता है, फैलाव किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम है वो बताना है 28 का। तो जो आप कॉम्प्रेशन है, यानी कॉम्प्रेशन का मतलब किसी चीज़ को सिकोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, किसी चीज़ को दबाना है, सिकोड़ना, सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपका। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी अब हमें ये एक्टिव वॉइस दिया है, ये हमें पैसिव वॉइस हमें बनाना है इसके अंदर। 29 का जो ऑप्शन है ए देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, डोंट बाय मेडिसिन्स विदाउट द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शंस। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन, तो जो आपका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मेडिसिन्स शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 के अंदर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। यानी इम्प्रूवमेंट के वो दे रखे है इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जो 30 का ए ऑप्शन देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, ये आप पढ़ लीजिए पहले। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, इट विल प्रूव टू बी गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 के अंदर बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, ये भी अभी इडियम बताना है हमें। कोस्ट्स एन आर्म एंड ए लेग। ठीक है, तो आपके सामने जो 31 का ऑप्शन डी देख रहे हैं, वेरी एक्सपेंसिव, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 32। आइडेंटिफाइड द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ग्रामेटिकल एरर बताना है इसके अंदर। तो दोस्तों जो 32 का आप सी ऑप्शन देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ आर्गुइंग। ठीक है, पॉइंट ऑफ आर्गुइंग ये आपका रॉन्ग है, और हमें इसके अंदर बताएं कि क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इसके अंदर हमें ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, तो जो आपका 33 का ऑप्शन ए देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, ऑफ आएगा इसके अंदर, शॉर्ट ऑफ। ठीक है, ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। इसके अंदर क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट, ये वही बताना है, यानी नो इम्प्रूवमेंट का। तो जो 34 का आप ऑप्शन ए देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 35 का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिए हुए हैं। तो मैं फटाफट से बता देता हूँ, जो 35 का आप ऑप्शन बी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
36 के अंदर आपको क्या करना है, लेबल सेंटेंस है ये, और दीज सेंटेंस व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस के अंदर हमें इस के अंदर अरेंज करने हैं। तो 36 का आप ऑप्शन जो सी देख रहे हैं, RQSP, RQSP, पहले R आएगा, फिर Q आएगा, फिर S आएगा, फिर P आएगा। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37 के अंदर बोल रहा है द क्वेश्चन से वही हमें अरेंज करने हैं। ठीक है, तो अब आप वीडियो को पॉज करके पहले ही सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। 37 का जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, RQPS। ठीक है, बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन 38 से 42 के अंदर हमें ये पैसेज पढ़ना है, और जो वहाँ पे नंबरिंग दी हुई है उनके आंसर्स पुटअप करने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको पहले पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ अभी इनके जो आंसर हैं। तो 38 का जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं दोस्तों, एक की जगह पर क्या आएगा, थ्रो। ठीक है, यानी पहले की जगह पर क्या आएगा, थ्रो। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 का जो ऑप्शन बी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दो की जगह पे ये यहाँ पे लिखा भी है ब्लैंक नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं जो 40 के अंदर जो ब्लैंक नंबर 3 है उसके अंदर क्या फिलअप करना है, 40। तो 40 के अंदर जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 41 के अंदर जो आप डी देख रहे हैं वो राइट हो जाएगा, ब्लैंक नंबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 42 के अंदर हमें ब्लैंक नंबर 5 के अंदर फिलअप करना है। ठीक है, 42 के अंदर जो आप डी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 43। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन, यानी सिमिलर बनाना है इसके अंदर। ठीक है, यानी सिनोनियम्स। तो 43 का आप जो आपके सामने ऑप्शंस हैं 40 यानी पेट्रीफाई के का मतलब क्या होता है, हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। तो 43 का जो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 के अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर भी हमें क्या बताना है, वर्ड अपोजिट बताना है, यानी एंटोनियम्स। ठीक है, तो ग्रेगरियस का जो अपोजिट मीनिंग है इसके अंदर जो ऑप्शन सी है, इंट्रोवर्ट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट दे लेते हैं 45। सिलेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट, यानी इसके अंदर जो ये नंबर्स दिए हुए हैं उनको सिलेक्ट करना हो और एक हमें वर्ड बनाना है। तो इसके अंदर हम ये वर्ड बना सकते हैं चैम्पियन। ठीक है, चैम्पियन। तो इसके अंदर आप अरेंज कर सकते हैं। इसका फिर जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट। तो दोस्तों ये थे आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड हैं आपके। ठीक है, अब हम आपको करवाएंगे जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, यानी जो मैथ के क्वेश्चन है वो इसके अंदर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर जैसा कि मैं बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर ये बोल रहा है कोसिकेंट 30 और साइन स्क्वायर 45, सीकेंट स्क्वायर 60 और टेन स्क्वायर 30 का जो मान है वो बताना है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखिए, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, जो साइन कोसिकेंट के जो एंगल की टेबल होती है, आप एक ही याद रख लीजिए, जो साइन की होते हैं वो क्या होती है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। यानी साइन 0 0, ये 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2 और ये होती है 1। अब कोस की क्या हो जाएगी, इसका आप उल्टा करते जाओ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, ये हमारे पास टेबल एटलीस्ट इतनी तो याद होनी चाहिए। और फिर अब इन दोनों से हम और बाकी की टेबल बना सकते हैं, जैसे tan 30 की बनाएं, tan 45 की बनाएं और cot 30 की बनाएं, ऐसे हमें बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ मैं। इसको आप कैसे राइट करोगे, इसको आप 1/sin 30 राइट करोगे, और जब 1/sin 30 राइट करके इसकी वैल्यू पुट करोगे
तो हमारे पास मैं इसका जो डायरेक्ट आंसर वो लिख देता हूँ। और इसके अंदर जो आप साइन 45 की वैल्यू है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो आप कैसे पुट करेंगे, जैसे 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/1/2 का स्क्वायर, ऐसे आपको पुट कर रहे हैं। प्लस 1/10 स्क्वायर यानी 1030 है वो क्या होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे काफ़ी इजी है, सोल्व करके देखना। इसके अंदर जगह कम है, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 + 1/2 + 4 + 1/3। ठीक है, तो आप इसको आगे भी सोल्व करोगे, वो आ जाएगा आपके पास 8 + 5/6। और इसको आप जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/6। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप पहले इसको पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको साइन जो ट्रायंगल के ये होते हैं साइन कोस, उनका कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे लेते हैं कि 47 के अंदर ये बोल रहा है कि A + B यानी A, B और C मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। A और B एक साथ मिलकर 30 दिन में इस कार्य को करते हैं। तो ठीक है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। वही हमारा जो मेथड है, जो जेन्युइन मेथड है, वही अप्लाई होगा। जैसे A + B + C इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 20 दिन में। ठीक है, और A + B कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। तो इनका आप एलसीएम लोगे तो 60 और इनकी एफिशिएंसी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 3 और 2 आ गया। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 और ये नी की क्या आ गई एफिशिएंसी। तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले में से इसको घटा देंगे तो सी बराबर है एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 - 2 = 1। तो सी अब कितने दिन में काम को पूरा करेगा 60 यानी टोटल जो वर्क है वो, और जो सी की एफिशिएंसी है बटे वो। ठीक है, तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप बिना पेन के भी इसको कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ है तो। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा, डी इज़ राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, फटाफट से करवा देता हूँ अब मैं। ठीक है, 48 के अंदर क्या है, आप डायरेक्ट जो ये 3 नंबर दिए हुए हैं 2, 3 और 5, इनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम इनका क्या आने वाला है, आपका एलसीएम आएगा 30। ठीक है, तो 30 एलसीएम में आ गया तो आपको कैसे करना है 2A/30। ठीक है, बराबर 3B + 30 और बराबर 5C/30। ये अब इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कितने से हो गया 15 से। ठीक है, और ये कितने से हो गया 10 से, और ये कितने से हो गया आपका 6 से। तो जो ये हमारे पास आए हैं ये आपके रेशियोज हो जाएंगे 15:10:6। इस प्रकार का अगर आपका जो सवाल आए तो आप एलसीएम निकाल के डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के अंदर 49 आपका, यदि किसी वर्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो वर्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट देखिए, 10% की कमी हो जाती है। यहाँ पे 10% की कमी का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे 10% की कमी का मतलब है 10/100। ठीक है, इसका क्या मतलब है 1/10। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सर्कल जो यानी वर्त 1 यानी सर्कल 1 और सर्कल 2 के लिए। ठीक है, तो सर्कल 1 की जो त्रिज्या है वो क्या है, पहले कितनी थी, सर्कल 1 की जो आर थी वो कितनी थी, यानी R1 कितनी थी हमारे पास 10। तो अब 10% कम की गई है तो कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास 9 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 9, यानी जो C2 की यानी सर्कल 2 की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इस चीज़ को आप बाद में देखना, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा πr, r कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पाई आ जाएगा, 100 पाई, और इसका करेंगे तो 81 पाई। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, तो इसके अंदर कितनी कमी आई है 19 की कमी आई है 19।
19 पाई की, और कितने पे आई है 100 पे। तो इसको अब यहाँ पे कर देता हूँ, यानी 19 पाई की कमी आई है और 100 पाई पे आई है। अब हमें प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाई 100। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100, तो हमारे पास कितना आ गया 19% की क्षेत्रफल के अंदर कमी होगी। तो आपका ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। 50% का क्या मतलब होता है, आप डायरेक्ट किया करो, ये 50% लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, यानी 1/2। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ए और यहाँ पे राइट कर लेता हूँ बी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ए बी से, यानी बी से 50% अधिक है। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है, अगर बी 2 है तो इसका 50% 1 और अधिक है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत, कितना कम है, ये 1 है, 1 कम है, और कितने पे है 3 पे, और इसका प्रतिशत निकालना है 100। तो इसका अगर आप प्रतिशत निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33.33%। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओ ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 51। देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपके पास ये बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है और जो इनका टोटल का एवरेज है वो कितना है आपका 63। देखिए इसके अंदर कितने नंबर दिए हुए हैं, पहले वे देख लेते हैं हम। पहले 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर दिए हुए हैं। तो इनका आप टोटल का सम कीजिए, यानी कितना, टोटल का सम कीजिए कितना 43 प्लस 57 प्लस 68 प्लस 32 और प्लस 97 और प्लस x। ठीक है, और नंबर कितने हैं हमारे पास 6, और उनका औसत कितना दे रखा है 63। ठीक है, तो अब इनको आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, इस 6 को आप उधर ले जाए पहले 63 के पास, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये x प्लस 297 इज इक्वल टू 378 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 81 आंसर। तो वही x की वैल्यू निकालनी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, औसत के सब सम आपने किए भी होंगे, आपका बेसिक एटलीस्ट इतना तो होगा ही। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 52 के अंदर। 52 के अंदर ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल का आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो आपके रूट्स हैं, यानी जो आपके मूल हैं, उनका योग 5 किसके अंदर है। ठीक है, तो जो आप ऑप्शन ए ही देख रहे हैं, ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन वाइज से कर सकते हैं आप, तो ए ही देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर, इसको कर सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम कॉमन भी ले सकते हैं और वैसे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। जैसे कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य क्या है, ये चीज़ दोनों सेम आनी चाहिए। अब इनको अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसके पास जो 2 रूट आ जाएंगे सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अब इनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 के अंदर आपका क्या बोल रहा है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने धनराशि मान ली 100, वो दोगुनी हो गई 200 हो गई। ठीक है, और कितने वर्षों में हुई है वो 20 वर्षों में, तो कितनी हुई है 100 हुई है। ठीक है, और 20 वर्षों में 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास दर निकल कर आ जाएगी 5%। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, फिर कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी, तो वही धनराशि यानी 100 और 4 गुनी हो जाएगी यानी 400 हो जाएगी। कितना गैप आ रहा है 300। ठीक है, और अब हम इसको दर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ईयर निकल कर आ जाएंगे कि ये 4 गुनी हो जाएगी। तो 60, ये सम मैं पहले वाले सेट के अंदर करवा भी चुका हूँ। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो 60 वर्ष आपके आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54।
ये 54 ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम समय काम और दूरी में उसका समय का और काम का करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे करवाया है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। भाई ए पाइप फिल करता है 20 मिनट में, बी पाइप फिल करता है 30 मिनट में, इनका एलसीएम लोगे आप सेट, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, 2 आ जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि दोनों को एक साथ करेंगे तो टोटल कितना एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 5, और टोटल कितना वर्क करना है 60। तो 60 को डायरेक्ट आप 5 से डिवाइड करोगे तो 12 मिनट आ जाएगा, ठीक है, 12 मिनट आपका आंसर। तो आप जो ऑप्शन बी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55 के अंदर एक वर्त का क्षेत्रफल इतना वर्ग है सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर इजिकल टू कितना दे रखा है 38.5, ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर लो, इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7 और गुणा आर स्क्वायर, क्योंकि पहले हमने परिधि निकालने के लिए आर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 385/10। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 7 को उधर लेकर जाओगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 22 को नीचे लेकर आओगे, और जब इसके अंदर काटोगे, ठीक है, इनको ये मतलब 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितने से चला जाएगा 77 से, ठीक है, ये 2 से चला जाएगा, और ये फिर 11 से चला जाएगा 7, और फिर ये कितने से चला जाएगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 4, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर इसका अंडर रूट करेंगे हम 7/2, तो आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ गई, ठीक है। अब परिधि का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr होता है, उसके अंदर हम पुट करेंगे जो परिधि है सरकमफ्रेंस, उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। इसके अंदर आप पुट करोगे 2 गुणा 22/7 और गुणा में 7/2, ठीक है, ये 11 से कैंसिल आउट होगा, ये 7 से, और ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, परिधि आ गई आपकी ये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इनको एटलीस्ट सोल्व कर ही सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं पीछे भी करवा चुका हूँ, यानी जब अगर आपका विक्रय मूल्य दिया हो तो उसको आप क्रय मूल्य मान लो, अगर क्रय मूल्य दिया हो तो आप उसको विक्रय मूल्य मान लो, तो इनको भी आप उल्टा मान सकते हो। देखिए लागत मूल्य का ही मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। तो 10 लेखकों का विक्रय मूल्य, तो इसको पहले आप क्रय मूल्य मान लो, यानी क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी जो ये 10 लेखों के विक्रय मूल्य, यानी ये विक्रय मूल्य है, तो इसको आप क्रय मूल्य की जगह राइट डाउन करो, और ये जो आपका क्रय मूल्य है इसके को विक्रय मूल्य की जगह। अभी वो लाभ प्रतिशत है, तो लाभ कितने का हुआ 5 का हुआ, किस पे हुआ यानी 5/10 पे हुआ है। अब प्रतिशत निकालना है हमने, ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, प्रतिशत निकालना है। तो ये कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से, तो कितना आ गया ये 50%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 आपका क्वेश्चन। 57 बीजी क्वेश्चन है, यदि 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके किनारों का अनुपात कितना होगा, ये पूछ रखा है। तो देखिए 2 घन V1 यानी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उनका अनुपात कितना है 27:1, ठीक है। और हमें पता है वॉल्यूम क्या होती है घन की A1 क्यूब, यानी जो भुजा है उसका क्यूब होता है, और A2 क्यूब, और ये कितना है 27/1, ठीक है। अब इनको जो पावर को उधर लेकर जाएंगे तो हम A1/A2 यानी किनारों का क्या मतलब साइडों का अनुपात पूछा है इसने, तो इसकी जो 27 की पावर हम 1/3 करेंगे और 1 की पावर 1/3 करेंगे, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा आंसर 3:1, ठीक है। आपके पास ये आंसर है। तो ऑप्शन जो आप ए देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो 58 नंबर क्वेश्चन है ये आपको खुद सोल्व करना है। इसके अंदर आपको बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास, और हमें कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। और ये सीरीज़ आपको जो मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं हमें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, रत्नावली और शौकत की वर्तमान आयु, ठीक है, आयु का अनुपात इतना है, 22 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। वर्तमान में रत्नावली की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं रत्नावली,
यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपने राउट डाउन कर लिया शौकत, ठीक है। उनका अनुपात कितना है 8 और 5, ठीक है, 8:5। तो इसका जो इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो इनकी जो वर्तमान आयु है वो हम लेट कर लेते हैं 8x और 5x, ये हमने लेट कर ली, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू हम स्टेटमेंट चलते हैं। ये बोल रहा है 22 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात। अब इनके अंदर 22 वर्षों के बाद, ये तो वर्तमान है, 22 वर्ष और जोड़ेंगे इनके अंदर, 8x + 22 और बटे 5x + 22, और उनका अनुपात कितना है 10/9, यानी 10:9। अब इसको आप सोल्व करके देखोगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 1 आ जाएगी। आप सोल्व करके देखना जरूर इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो हमें क्या पूछा है, अब जो रत्नावली की वर्तमान आयु है वो पूछा है। तो इसके अंदर हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा 8। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट 59 का। अब 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आपका। देखिए इसके अंदर जो tan थीटा, यहाँ पे थीटा है, इंग्लिश के अंदर देख सकते हैं आप। ये बोल रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और tan थीटा और कोट थीटा 2 होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो tan और जो कोट है वो 45 डिग्री पे उनकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और जब हम 1 और +1 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 45 ए इज ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 के अंदर क्या बोल रहा है। 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% एल्कोहल है, 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% एल्कोहल है, और कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा हमारे पास 80% हो जाए, ये पूछा है। तो आपके देखिए इसके कैसे करोगे आप। अल्कोहल ये हमने राइट डाउन कर लिया, और ये हमने राइट डाउन कर लिया वाटर, ठीक है। तो 30 लीटर में से हम अगर 90% निकालेंगे 30 लीटर का, तो हमारे पास आ गया 27। और ये वाटर फिर कितना बच गया हमारे पास 3 लीटर, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि जो y लीटर पानी है यानी वाटर है वो हमने मिश्रण के अंदर ऐड किया, ठीक है, इज एडिड। तो उसको कैसे हम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए 27 जो एल्कोहल की मात्रा है वो, और 30 में यानी टोटल मिश्रण में हमने वाटर ऐड कर लिया, और इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो जो अल्कोहल यानी अल्कोहल का जो परसेंटेज निकाल रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं, तो वो 80 बन गया हमारे पास, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करके देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, यानी ये 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको और सोल्व करोगे तो जो आपकी y की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू जैसे यहाँ तक आ जाएगा, y = 300/80, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी 15/4 आ जाएगा। और जो आपका राइट आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू 3.75 लीटर हमने वाटर ऐड किया, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो आप जो ऑप्शन बी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 62 के अंदर क्या बोल रहा है। 62 के अंदर बोल रहा है आपका, कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्यांकित करता है, ठीक है, यानी 30% अधिक मूल्यांकित करता है। मान लो भाई कोई वस्तु 100 की है सपोज, और उसने 30% अधिक मूल्यांकित कर दिया, यानी 130 अंकित कर दिया, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वह 60% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर है, जो 60% वस्तु है उसको अंकित मूल्य पर बेचता है, और शेष को 15% हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसको उसका जो प्रतिशत लाभ है वो कितना हुआ है ये पूछ रखा है। तो हमने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया। तो चलिए करते हैं अब। देखिए मान लिया वस्तु का जो मूल्य था वो था 100, और उसने 30% अधिक अंकित किया तो 130, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो अंकित मूल्य पे जो अंकित मूल्य है उसका 60%, 60 वस्तु है, ये प्रतिशत नहीं, 60 वस्तु यानी 60 वस्तु निकालो से, जो 60 यानी जो 100 आर्टिकल हैं, कहने का मतलब ये है जो 100 आर्टिकल हैं उनका 60, ठीक है। 60 जो आर्टिकल है 130 के हिसाब से उसने बेचा है, तो 7800 रुपये में बेचा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 7800 रुपये में बेचा है, तो कहने का क्या मतलब है, जो
बाकी की जो उसकी 40% है, 40 निकालेंगे 100 में से 40, वो आपकी 15% हानि पर बेचा है और मल्टीप्लाई 100 और बटे में 100। ठीक है, तो इसको आप काटोगे तो 3400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3400 आ गया आपका आंसर। तो टोटल जो आपका इसके अंदर प्राइस आ जाएगा, टोटल 7800 को और 3400 को ऐड करेंगे तो 11200 रुपये आ जाएगा, और 11200 आ जाएगा। और जो टोटल कॉस्ट था हमारे पास वो कितना था, वो था 100 मल्टीप्लाई 100 यानी 10,000, और इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना कितना हो जाएगा 1200, और इसका जो परसेंटेज निकालेंगे तो वो 10,000 के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और मल्टीप्लाई 100 और 100 से फिर 100 ये कैंसिल आउट, यानी 12% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब 100 रुपये की वस्तु थी, उसने 130 अंकित कर दिया, और 130 की जो 60 आर्टिकल हैं वो उसने बेची 7800 में। ठीक है, और बाकी की जो 40 आर्टिकल हैं, ठीक है, और 15% आने पर बेची उसने बटे 100 और फिर मल्टीप्लाई 100, इसको निकालेंगे तो 3400। ठीक है, टोटल आपके पास आ जाएगा 11200, और टोटल जो कॉस्ट है हमारे पास 10,000, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1200, और 1200 का जो परसेंटेज निकालेंगे तो 12% आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी इज राइट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 63 के अंदर। 63 भी आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लगाना होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, a + b + c का क्यूब। ठीक है, वो क्या बनता है, a क्यूब a² + b² + c² और +2ab + bc + ca। ये फॉर्मूला आपको पुट करना है इसके अंदर। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 28, यहाँ पे आप 28 पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो 16, तो यहाँ पे आप 16 पुट कर सकते हैं, यानी 16 क्यूब। ठीक है, समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं, 16 सुकेर है, सॉरी सुकेर है, सॉरी सुकेर। ठीक है, तो अब जो इसकी वैल्यू है फिर वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे आ जाएगी ये इक्वेशन, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 16 का सुकेर। 16 का सुकेर कितना होता है 256 इज इक्वल टू a² + b² और +c²। ठीक है, और 28 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 56 +56। अब 56 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये 56। ठीक है, और ये कितना बच जाएगा हमारे पास 200, और अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 200। यही आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपका जो माइंड है वो फास्ट चलना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 64। 2 साल के लिए 8% पर एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज 624 रुपये है, तो राशि है। ठीक है, यानी 2 साल के लिए एक 8% निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इसके अंदर बताया है। ठीक है, तो रेट हमारे पास 8% है, समय रेट हमारे पास 8%, और टाइम है वो हमारे पास 2 वर्ष। ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे पास है 624। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रभावी ब्याज है, प्रभावी ब्याज दर वो निकालेंगे। ब्याज दर, प्रभावी ब्याज दर कैसे निकलेगी, चलिए बता देता हूँ। प्रभावी ब्याज दर निकलेगी, जो ब्याज दर दे रखी है 8 + 8 और +8 × 8 और बटे 100। तो इसको आप अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 16.64%। ठीक है, अब राशि फिर कैसे निकलेगी, आपको 624 का निकालना है, वही फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। 16.64 मल्टीप्लाई 100 करोगे, और इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3750। इसको आप सोल्व करना नोटबुक के अंदर, अगर न आए तो हमें फिर कमेंट के अंदर बताना, फिर अगली जो वीडियो में इसको बता देंगे। और मैंने समझा भी दिया है, काफ़ी ईजी है। पहले आप इसका प्रभावी ब्याज निकालिए, फिर प्रभावी ब्याज आपका आएगा 16.64 और फिर 624 का आप निकाल सकते हैं, आपके पास राशि आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65। ये बोल रहा है कि एक कार, एक ट्रेन, बस की चाल के बीच जो क्रमशः अनुपात है ये है, कार, बस और ट्रेन की औसत गति इतनी है, जो यानी कार, बस और ट्रेन की औसत गति इतनी है। कार और ट्रेन की एक साथ
औसत गति क्या होगी, ये पूछ रखा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, कार, ठीक है, ये होगी आपकी ट्रेन, ये होगी आपकी बस। देखिए दोस्तों, राइटिंग है इसमें ऐसे ही आती है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इसको मान लेते हैं हम 5x, और इसको मान लेते हैं 9x, और इसको मान लेते हैं 4x। ये क्या मानना है मैंने, ये चाल मानी है, ठीक है, चाल। अब इनका जो औसत है वो कितना है, 72 है। तो इनको आप ऐड कीजिए, ठीक है, ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18x और बटे 3, क्योंकि 3 है ही, और इजिकल टू कितना है, 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12, x की वैल्यू आ गई आपके पास 12। तो अब हमने 2 की निकालनी है, यानी किसकी, कार की और ट्रेन की। अब x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो 5 6 12 पंजे 60, 60 आ गया, और यहाँ पे पुट करोगे 12 निम्मे 108, ये 2 आ गई हमारे पास 108। अब क्या बोल रहा है कि औसत निकालना है, तो अब इनको ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों आपके आगे सामान्य बुद्धिमत्ता के सम, ठीक है, तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन थे। अब आपके आगे रीजनिंग के क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी इसके अंदर रहेंगे आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। एक बिंदु से, सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आप अपनी डायरेक्शन प्रिपेयर कर लें। यहाँ पे डायरेक्शन जो हम नॉर्मल बनाते हैं, ये आपका होगा नॉर्थ, ये आपका होगा साउथ, ये आपका होगा ईस्ट, और ये आपका हो गया वेस्ट। ऐसे आप डायरेक्शन बना लोगे एक साइड में, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब करते हैं। ये क्या कर रहा है, एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, यानी ये बिंदु मान लो ओ, ठीक है, दक्षिण की ओर यानी इधर चलना आरंभ करता है, और कितना चलता है ये 30 मीटर, 30 मीटर चलता है। ठीक है, 30 मीटर चला, इधर से बता देता हूँ, यानी ये बिंदु से ये दक्षिण की ओर 30 मीटर चला। अब क्या बोल रहा है, चलने के बाद वह दाहिने ओर मुड़ के 20 मीटर चलता है, दाहिने ओर मुड़ा वो और 20 मीटर चला। ठीक है, वह फिर दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी यहाँ पे आ गया वो वापस 30 मीटर चला। अतः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है, यानी बाईं ओर मुड़ के 40 मीटर चलता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास, ये बोल रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है। तो ये हमारे पास है कौन सी दिशा, पश्चिमी वाली, ठीक है, वेस्ट। तो आपके पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फटाफट से करवा देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 के अंदर क्या बोल रहा है, 67 के अंदर आपका बोल रहा है कि ये जो दी हुई है आपकी सीरीज, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, नेक्स्ट सीरीज निकालनी है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, 12 को 1 से गुना करो, 12 गुना 1 12 आ गया। ठीक है, फिर ये जो 12 है नेक्स्ट वाला 12 गुना 1.5 से करोगे, 18 आ गया। फिर 18 नेक्स्ट वाला 18 को आप 2.5 से करोगे, यानी ये देख रहे हो आप, इतना गैप से आप करते जाओगे तो आपका 45 हो गया। ठीक है, फिर अब आप 45 को 4 से करोगे तो 180 हो गया। अब फिर उसके बाद 180 को आप 6 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट। वैसे अगर आपके पास इसका कोई और दूसरा मेथड है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यानी ये इक्वल 16 आना चाहिए, किन दो संख्या को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप भी खुद भी कर सकते हैं, वैसे मैं करवा देता हूँ। देखिए मैं चेंज करता हूँ किसको, 8 मैंने चेंज कर लिया। आप इसको ऑप्शन वाइज कर सकते हैं, काफ़ी कम समय में हो जाएगा, तो मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं उसका चेंज कर सकते हैं, 3 की जगह 5 करके देखो, 5 फिर डिवाइड 4 फिर +9 फिर -3। आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 = 16। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे लेते हैं,
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये बोल रखा है इसके अंदर। तो आप सबसे पहले आप छोटी जो त्रिभुज है उनको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ये छोटी त्रिभुज होगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं। अब ये जो वर्ग वाली त्रिभुज उनको कर लो। 7 8 9 10, 10 ये होगी आपके पास, ठीक है, 10 हो गई। अब आगे देखते हैं। अब 11 नंबर त्रिभुज आपकी ये बन जाएगी कंप्लीट, 11, ठीक है। और 12 नंबर त्रिभुज आपकी ये कंप्लीट बन जाएगी। तो इसके अंदर टोटल कितनी त्रिभुज हो जाएंगी, 12। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक विशिष्ट कोड के अंदर रेन को ये कोड दिया जाता है, तो समर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। 70 के अंदर आप देख रहे हैं कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप उनको कैसे कर सकते हैं, आप इनको डायरेक्ट यहाँ पे राइट डाउन कर लिया करो, रेन, ठीक है। आर कितने पे होता है, 18 पे, ये 1 पे, ये कितने पे होता है, 9 पे, ये 14 पे, ठीक है। अब इसको आप नीचे वाले को ऐड करो। नीचे वाले को कैसे राइट डाउन करोगे, आप इसको राइट डाउन कर लो, रेसिप्रोकल इसको राइट डाउन करो पहले, रेसिप्रोकल, ठीक है। पहले आप इसको ऐसे कर सकते हो, रेसिप्रोकल राइट डाउन करो इसको, QBHO, रेसिप्रोकल नहीं, चलिए दोबारा बता देता हूँ मैं। रेन है, रेन को आपने राइट डाउन किया 18 1 9 और 14, ठीक है, ठीक है। और अब आपने राइट डाउन किया OHB और Q, ये कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, ये कितने पे है आपका 15 पे, और ये कितने पे है आपका 8 पे, ये कितने पे आपका 2 पे, और ये कितने पे है आपका 17 पे, ठीक है, 17 पे है। उसके बाद आप कैसे करोगे, आप इसको इधर देख रहे हैं आप इसको, ये -1 हो रहा है, -1, ठीक है। और इधर देख रहे हैं आप फिर भी ये +1 हो रहा है, और जो इधर देख रहे हैं आप ये फिर -1 हो रहा है, और इधर देख रहे हैं ये आप +1 हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ऐसे करके फिर हम इसको रेसिप्रोकल राइट डाउन कर सकते हैं। कैसे आ जाएगा फिर ये ऐसे आ जाएगा, रेन, ठीक है। और इसको रेसिप्रोकल फिर राइट डाउन करेंगे, QBHO, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ये। कहने का मतलब ये क्या है कि इसके अंदर -1 और इसके अंदर +1, फिर -1 और +1, ठीक है। ऐसे ही आप समर को कर सकते हैं। समर को करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आ जाएगा इसका, जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऐसे ही करना है आपको, पहले प्लस करना है फिर माइनस, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसको अभी आप निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। अब ये है 71, जो 71 क्वेश्चन आपके कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष निकालना है, तो इनको आप ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं। सभी रैकेट बैट हैं, यानी ये मैंने मान लिया रैकेट, ठीक है। सभी रैकेट क्या हैं, बैट हैं, ये बैट हो गई, बैट। सभी बैट विकेट हैं, यानी सभी बैट क्या है, ये विकेट है। ऐसे आप ग्राफ बनाया करो, विकेट, ये बन गया हमारे पास। अब निष्कर्ष एक क्या बोल रहा है, कुछ विकेट रैकेट हैं, कुछ विकेट यानी कुछ ये विकेट यहाँ पे क्या है, रैकेट है। सही है ये, बिल्कुल। सभी विकेट रैकेट है, ये गलत है, क्योंकि कुछ ही हैं, सभी नहीं है, ठीक है। तो जो आपका निष्कर्ष एक है वो राइट हो जाएगा। इसका 71 का जो ए है राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 के अंदर। इसके अंदर हमें विषम जो संख्या है वो फाइंड आउट करनी है, विषम अक्षरीय संख्या। तो इसके अंदर आप कैसे कर सकते हैं, संबंधित करना है, विषम नहीं, सॉरी। इसके अंदर आपको संबंधित जो नेक्स्ट अक्षर है वो फाइंड आउट करना है। इसके अंदर आप कैसे कर सकते हैं, देखिए 9 कैसे आया है आपका 3 का स्क्वायर, और 8 कैसे आया है 2 का क्यूब, ठीक है। आगे देख लेते हैं 16 कैसे आया है 4 का स्क्वायर। अब आगे कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब आना चाहिए, क्योंकि ये 3 - 1 2 और 4 - 1 3, तो ये 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 73 के अंदर।
73 के अंदर हमें विषम फाइंड आउट करना है। विषम फाइंड आउट करोगे तो देखिए डी होता है आपका 4 पे, बी होता है आपका 2 पे और जेड होता है आपका 26 पे। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्यू ओ एम। क्यू होता है आपका 17 पे, ओ होता है आपका 15 पे और एम होता है आपका 13 पे। अब इसके अंदर देख लीजिए आप -2 और -2, यानी -2 का गैप आ रहा है। ठीक है, और जो नीचे वाले के अंदर आप चेक करोगे इनके अंदर भी आपको -2 और -2 का गैप मिलेगा, लेकिन जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं उसके अंदर -2 का गैप नहीं है। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। देखिए दोस्तों, इतना समझाने के बाद तो आप कैच कर ही सकते हैं एटलीस्ट। 74 के अंदर क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर भी मिसम फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप, देखिए 3 + 6 कितना हो जाएगा आपका 9, और आप ऑप्शन सी देखिए 5 + 4 ये आपका 9, और 1 + 0 + 8 ये अभी आपका 9 हो जाएगा, लेकिन 6 प्लस जो 4 है आपका 10 बनता है। ठीक है, तो यही आपका विषम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं समुंदर तालाब। समुंदर के बाद क्या होता है, छोटी इकाई इसकी जो भाग होता है वो तालाब होता है, तो किलोमीटर का क्या हो जाएगा, मीटर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर मैं ये पहले भी करवा चुका हूँ क्वेश्चन। जैसे इसके अंदर जो रिपीटेड वर्ड है वो आप इसके अंदर देखिए, तो 3 जो रिपीट हो रहा है वो सब में हो रहा है, तो इसको आप एंड क्लॉकवाइज घुमाते चलिए और लिखते चलिए। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कैसे लिख दोगे, 3 पहले वाले को क्लॉकवाइज करोगे, 3 6 2, फिर 3 5 2 और फिर 3 5 4। ठीक है, अब हमें बताना है 3 के विपरीत बताना है। तो देखिए इसके अंदर कौन सा अक्षर नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, तो वही 3 के विपरीत हो जाएगा। यही बस आपका लॉजिक है एक छोटा सा। तो आपका जो इसके अंदर डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 के अंदर, यदि दही को बर्फ़, बर्फ़ को तेल, तेल को गैस, गैस को दूध और दूध को मक्खन, ये बात आप नोट करिए, दूध को मक्खन, तो चाय को क्या बोलते हैं। देखिए चाय से दूध से हम क्या बनाते हैं, चाय, और दूध को क्या बोला गया है, मक्खन। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर भी आप ऐसे ही ग्राफ बना के सोल्व कीजिए। जैसे कुसुम, कुसुम रवि की पत्नी है, ये रवि हो गया, ये वाइफ। ठीक है, गोविंद और प्रभु भाई हैं, गोविंद ये गोविंद हो गया, और ये यहाँ पे मैंने प्रभु कर दिया, प्रभु, ये क्या है, ब्रोदर, ब्रोदर हैं। गोविंद रवि का भाई है, ये यहाँ पे ब्रोदर हैं। ठीक है, तब ये बोल रहा है कुसुम से जो प्रभु है वो किस प्रकार संबंधित है, तो ये संबंध है जेठ का या फिर देवर का, जैसे कि आपको देसी रिश्ते पता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिल्ली, कुत्ते और जानवर को का सही संबंध है। देखिए जो बिल्ली और जो कुत्ता है दोनों जानवर ही हैं। ठीक है, जानवर की कैटेगरी है, लेकिन ये अलग अलग भी दोनों जानवर हैं, तो जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर आप सबसे अच्छा जो मेथड है वो ये अपना सकते हैं। पहले आप इनको काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप काउंट करोगे तो ये 12 होते हैं, तो 12 का आप जोड़ा बना सकते हैं 3 या 4 का। ठीक है, तो आप इसको जोड़ा बनाएंगे ऐसे करके, डैश बी बी, डैश सी सी, ए, डैश डी बी। ठीक है, ये आ गया, और फिर डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डैश बी बी, डैश सी सी, ए, डैश डी, फिर यहाँ पे फिर डैश है। तो आप इसको कितने में कर सकते हैं एलिमिनेट, आप इसको 3 3 में कर लीजिए। ये 3 कर दिया, ये मैंने फिर 3 कर दिया, ये फिर मैंने 3 कर दिया, ये 3 बच गया। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको, देखिए यहाँ पे बी बी आ रहा है, यहाँ पे सी सी आ रहा है, और यहाँ पे फिर बी बी, ये मैंने बी बी कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डी डी कर दिया, यानी देखिए बी बी सी सी डी डी और बी बी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी बी, ए सी सी, ए डी डी और ए बी बी।
ठीक है, यही आपका लॉजिक बनेगा। तो हमारे आपके पास क्या आ गया, A D A B, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 81 के अंदर। देखिए ए को इतना और SUN सन को इतना और कैट को क्या बोला जाएगा। इसके अंदर आप कैसे कर सकते हैं, देखिए ए एक नंबर पे होता है, ठीक है, और एक में जब हम 26 जोड़ेंगे तो 27, यानी ए का विपरीत 26, यानी एक का विपरीत 26, ये हो गया। ठीक है, अब SUN का देखते हैं। SUN ये कितने पे होता है, 19 पे, ये कितने पे होता है 21 पे, ये कितने पे होता है 14 पे। ठीक है, इनका विपरीत देख लेते हैं। तो इनका विपरीत क्या होगा, इसका अगर 19 में 8 जोड़ेंगे तो हम 19 में 27 बनता है, और इसके अंदर अगर हम 6 जोड़ेंगे तो इनको भी ऐड कर दे जाओ 27, फिर 14 के अंदर 13 जोड़ेंगे तो वो भी 27, यानी कहने का क्या मतलब है, इन जो ये नंबर दे रखे हैं इनका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही कैट का हो जाएगा, कैट ये कितने पे है, 3 पे, ये 1 पे, ये 20 पे। ठीक है, अब इसके अंदर हम 24 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर हम 26 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, और इसके अंदर हम क्या, ये 20 पे है, 7 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। ठीक है, अब इन तीनों को हम अगर ऐड करते हैं हमारे पास आ जाएगा आंसर 57। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 82 के अंदर। 82 के अंदर भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप खुद इसको सेल्फ सोल्व करके देखिए। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। जो आपका आंसर बी है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इनको आप साइन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूर्वानुमान है 83 का आप अनुमान पढ़ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी दोनों ही अनुमान गलत हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 84 के अंदर हमने नेक्स्ट जो सीरीज़ है, ये नवोदय टाइप में सम है दोस्तों, काफ़ी ईजी हैं, तो इनको पेन यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 84 का जो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 85 के अंदर बोल रहा है कि आगे वाला शब्द क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, A Z B और फिर Y। ठीक है, चलिए दोबारा राइट डाउन कर देता हूँ मैं, A Z B और Y। ये कितने पे है, 1 पे, ये कितने पे है 26 पे, ये कितने पे है 2 पे, और ये कितने पे है 25 पे। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं हम D W E V। ये तो आपको नंबरिंग याद करनी होगी। ये कितने पे, 4 पे, ये 23 पे, ये 5 पे, और ये नेक्स्ट वाला है आपका 22 पे। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम +3 ऐड कर रहे हैं, +3, इसके अंदर हम 3 माइनस कर रहे हैं, इसके अंदर हम 3 ऐड कर रहे हैं, और इसके अंदर हम 3 माइनस कर रहे हैं। ऐसे ही ये सीरीज़ आपकी बनेगी। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट सीरीज़ बनाओगे इसके अंदर, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 85 का, वो जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, KPLO। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 वर्ष बाद। ये क्या बोल रहा है कि 86 के अंदर 9 वर्ष बाद बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी। ए की 3 वर्ष बाद की आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का योग इतना है। यदि सी बी की वर्तमान आयु का आधा है तो 10 वर्ष बाद सी की आयु वर्षों में कितनी क्या होगी। तो हम यहाँ से स्टेटमेंट को उठाते हैं, यहाँ से। ठीक है, मान लिया मैंने बी की जो वर्तमान आयु है वो है x, तो सी की वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी, यानी बी की आधी। यहाँ से स्टेटमेंट मैंने उठाया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो ए की जो वर्तमान आयु है वो 9 वर्ष बाद बी की वर्तमान आयु के बराबर है। तो जो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ वहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी, x + 9। ठीक है, समझ रहे हो आप कैसे हो, यानी बी की तो x हो गई, और ए की यानी 9 वर्ष बाद के बराबर है, तो x + 9 हो गई। अब इसके अंदर जो जो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इनको आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे बनेगी, ए की 3 वर्ष बाद, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, x + 9, और 3 वर्ष बाद +3। ठीक है,
क्या बोल रहा है, तथा बी की 4 वर्ष पहले, तो बी की जो वर्तमान है वो कितनी है एक्स, तो 4 वर्ष पहले -4 और उनका योग कितना है 76। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 34। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद सी की आयु, तो अब प्रेजेंटली जो सी की आयु है कितनी हो जाएगी, हमें पता है जो सी की आयु होती है वो एक्स है, वो कितनी है x/2 है, तो ये कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। 17 आ जाएगी और 10 वर्ष बाद कितनी होगी, ये 27 हो जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा दिमाग लगाइए इसके अंदर। ठीक है, हम आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट दे लेते हैं 87। 87 के अंदर बोल रहा है कि इस शब्द से नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो आप ऑप्शन सी देख रहे हो वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बेन के अंदर जो ए लेटर है वो इस वर्ड के अंदर ही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो इसका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे लेते हैं, देखिए जो 88 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शंस इसके अंदर अलग दिए हैं। ठीक है, यानी ये वर्ड तो ये केवल 4 दे रखे हैं, डिक्शनरी के अनुसार इनको अरेंज करना है, लेकिन ऑप्शन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 5 वर्ड के अनुसार दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद भी सोल्व कर सकते हैं। जब खुद सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा इसके अंदर 4 वर्डों के अनुसार 2 1 4 3, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 89। एक कक्षा में 5 छात्रों पी क्यू आर एस टी की ऊंचाई अलग अलग है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप चलते रहो। पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है, पी की जो ऊंचाई है केवल एक छात्र से अधिक है। कहने का क्या मतलब है, जो यहाँ पे छात्र बैठा हुआ है उससे जस्ट ऊपर पी है, तो आप पी लिख लो इसको। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते रहो, ये स्टेटमेंट आपकी क्लियर होगी। क्यू की ऊंचाई एस तथा पी से अधिक है, तो जो क्यू की ऊंचाई है वो एस तथा पी से अधिक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यू, थोड़ा नीचे लिख लो या फिर यहाँ पे लिख लो क्यू। तो एस और पी से यहाँ पे बना दिया मैंने एस और पी से अधिक है। ठीक है, एस और पी से अधिक है, यहाँ पे मैंने बना दिया क्यू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एस की जो ऊंचाई है पी से अधिक है, वो बात ठीक है, लेकिन आर से अधिक नहीं है। आर से अधिक नहीं है पी की ऊंचाई, तो आर कहाँ पे है, टॉप पे है। ठीक है, तो बच कौन गया, टी। तो अब आगे क्या बोल रहा है, कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन है, तो दोस्तों कौन है, आर। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। अब रीजनिंग का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर बोल रहा है कि ये JHIJKL एल में प्रत्येक 3 के 2 समूह बांटे गए, यानी टोटल 6 लेटर इसके अंदर और 2 समूह बांटे गए हैं और ये आमने सामने ऐसे बिठाए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइए, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी JKGIL और H। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। ये थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो मैंने सोल्व कर दिए हैं आपके मैथ की और रीजनिंग के। अब 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे और मैं इसका जो इंग्लिश के अंदर ही करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो 91 नंबर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 91, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि द पेज मार्जिन ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स रेफर टू। जो पेज मार्जिन होता है, जब हम पेज मार्जिन छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों वाइट स्पेस सराउंडिंग द पेज। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 92। द टर्म गीगाबाइट जो जीबी होता है वो नीचे दिए गए किसके इक्वल है, ये पूछ रखा है 92 का। तो दोस्तों वो है 1024 मेगाबाइट। आपको पता होगा कि आपको 1 GB डाटा मिलता है फ़ोन के अंदर, तो कितना होता है 1024 MB। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखो ये यही पेपर में आ जाते हैं और डेली हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। 93 का है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है, तो दोस्तों वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 94। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, यानी ये बोल रहा है जो कौन सी कमांड है आपको जो फर्स्ट स्लाइड की प्रेजेंटेशन पर ले आएगी डायरेक्ट, तो उस कमांड को क्या बोलेंगे हम,
94। तो 94 का जो आप सी देख रहे हैं यानी कंट्रोल प्लस होम, इससे आप स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और कंट्रोल एंड से आप लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। टूडेज कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ, यानी जो आजकल के कंप्यूटर वो किस टेक्नोलॉजी पर हैं ये पूछा है। तो दोस्तों वो हैं आपके ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहले होते थे पंच कार्ड, ठीक है, फिर उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स, फिर रजिस्टर, फिर ट्रांजिस्टर, और अब मतलब आईसी चिप्स वगैरह, आईसी चिप्स से ही ट्रांजिस्टर बनते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी लेवल की। तो 96 का ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट फाइल। तो प्लेन टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 97 का आप जो सी देख रहे हैं ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे डॉट DOC ये किसकी होती है, एमएस वर्ड की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एक्सटेंशन है ये आपकी आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 98। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो 98 का जो आप ऑप्शन देख रहे हैं बी वो आपका राइट हो जाएगा, इंटरनेट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट दे लेते हैं NOS स्टैंड्स फॉर, यानी NOS का क्या मतलब होता है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इज राइट। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज, इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट के अंदर बताना है ताकि सभी स्टूडेंटों को याद हो जाए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वेब ब्राउज़र क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 का। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और ये सीरीज़ कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकर आएंगे आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो। ठीक है, तब तक अपने पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।